we are going to start the topic that is pulse modulation, and the second one is basically digital communication basics. So आज का लेक्चर जो है मोर और लेस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है. उसमें जो हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, कुछ चीज़ें शायद आपने पहले देखी भी होंगी और कुछ चीज़ें हम नहीं देखेंगे. सो अगर मैं स्टार्ट से देखूँ कॉन्सेप्ट्स को, तो वो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर आर ड्यूटी साइकिल. पल्स एजेस देखेंगे कि किस टाइप की पल्स एजेस होती हैं. फिर हम पल्स मॉड्यूलेशन की 2 या 3 टाइप्स हैं पल्स मॉड्यूलेशन में: पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन देखेंगे. और डेफिनेटली इसकी एप्लीकेशंस भी इनके साथ होंगी जो पल्स मॉड्यूलेशन की है. ये तो एक पोर्शन होगा इस पूरे लेक्चर का. दूसरे पोर्शन में हम बेसिकली फ़िल्टरिंग और सिग्नल बैंडविड्थ देखेंगे. बैंडविड्थ, बेस बैंड में बैंडविड्थ क्या है, पास बैंड में क्या है, ये चीज़ देखेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू सी द मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ और बेसिकली द बैंडविड्थ डायलेमा हम जिसको कहते हैं उसको हम देखेंगे. सो अगर आप रिकमेंडेड रीडिंग की बात करें तो 1.6.4 एंड 1.7 ऑफ 1 और सेक्शन 7.4 ऑफ 2 से ये पूरे का पूरा लेक्चर बना हुआ है. तो लेट मी चेक के 1 और 2. बेसिकली 1 आई गेस बर्नर्स-क्लार है, एंड यस 1 इज़ बर्नर्स-क्लार एंड 2 इज़ लुईस ई फ्रेंजेल. तो फ्रेंजेल की जो बुक है उसका भी कुछ पोर्शन आपके पास है. तो आपके पास सेक्शन 1.6.4 और 1.7 ऑफ बर्नर्स-क्लार आप देख सकते हैं इस लेक्चर के लिए, और सेक्शन 7.4 ऑफ फ्रेंजेल देख सकते हैं इसके डिटेल्स के लिए. So starting off with the very basic concept, and I hope everybody is familiar with that, and it is duty cycle. So duty cycle basically हमारे पास fraction of total time होता है जिस टाइम के लिए हमारा सिग्नल एक्टिव स्टेट में या ऑन स्टेट में होता है. So let's say if I have a total time period capital T, then I would like to calculate the duty cycle. Then duty cycle is nothing but T on or T high divided by T on plus T off, which means total time. So T on divided by total time multiplied by 100% will give you the duty cycle. तो यहाँ आपके पास 3 फिगर्स बनी हुई हैं. इसमें आपके पास 50% ड्यूटी साइकिल है. इट मीन्स हाफ ऑफ द टाइम आपका सिग्नल हाई स्टेट में होगा और हाफ ऑफ द टाइम लो स्टेट में होगा. 75% ड्यूटी साइकिल में 75% ऑफ टाइम आपका सिग्नल हाई स्टेट में होगा और 25% आपका लोअर स्टेट में होगा. 25% ड्यूटी साइकिल में 25% हाई स्टेट या ऑन स्टेट में होगा, बाकी 75% ऑफ टाइम आपका लो स्टेट में होगा. तो ओवरऑल आपके पास टोटल सिचुएशन ये बनेगी. दिस इज़ बेसिकली ड्यूटी साइकिल. एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेसिकली पल्स एजेस. तो पल्स एजेस की अगर आप बात करें तो पल्स एजेस में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास कोई भी पल्स है तो उसकी 2 एजेस जनरली होती हैं. जनरली जो फर्स्ट ट्रांजिशन होती है पल्स की, वी कॉल इट एज द लीडिंग एज बिकॉज दैट अकर्स फर्स्ट. सो वी कॉल इट द लीडिंग एज बिकॉज इट इज़ लीडिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम. सो फर्स्ट ट्रांजिशन अगर आप इस पल्स की देखें तो हम इस चीज़ को बेसिकली लीडिंग एज कहेंगे. द सेकेंड ट्रांजिशन ऑफ पल्स इज नोन एज द ट्रेलिंग एज. तो डेफिनेटली जो सेकेंड आपके पास एज या ट्रांजिशन होगी वो ट्रेलिंग एज होगी बिकॉज इट इज़ अकरिंग लेटर इन टाइम. तो हमारे पास 2 टाइप्स की ट्रांजिशन हैं बेसिकली, एक लीडिंग एज है और एक फॉलिंग एज है, ट्रेलिंग एज है. सो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज 2 है हमारे पास. ये टाइम के पर्सपेक्टिव से हैं. जो एज टाइम में पहले अकर होगी वी कॉल इट द लीडिंग एज, और जो एज टाइम के पर्सपेक्टिव से बाद में होगी वी कॉल इट द ट्रेलिंग एज. Now we have 2 types of logic. One is the positive logic pulse and second is the negative logic pulse. ये हम कई दफ़ा इनको एक्टिव हाई और एक्टिव लो के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं. DLD के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पॉजिटिव लॉजिक पल्स वो है कि जो सिस्टम को एक्टिवेट करे, जो लो स्टेट से हायर स्टेट में जाए, सिस्टम को एक्टिवेट करे और वापस अपनी लो स्टेट में आ जाए. और जो नेगेटिव लॉजिक पल्स है वो हाई स्टेट से लोअर स्टेट में जाए, थोड़ी देर के लिए लोअर स्टेट में रहे और उसके बाद वापस हाई स्टेट में आ जाए. तो इसका मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव गोइंग एज भी होगी और नेगेटिव गोइंग एज भी होगी. सो पॉजिटिव लॉजिक में आपके पास पॉजिटिव गोइंग एज पहले आएगी, नेगेटिव गोइंग पल्स बाद में आएगी. तो और नेगेटिव लॉजिक में इट वुड बी द अदर वे अराउंड. तो आपके पास पॉजिटिव लॉजिक पल्स भी है और आपके पास नेगेटिव लॉजिक पल्स भी है. एक कन्फ्यूजन और जो दूर होनी चाहिए वो ये कि लीडिंग है जो ट्रेलिंग है जो कॉन्सेप्ट इन दोनों पल्सेस पे इक्वली एप्लीकेबल है.
तो इस केस में इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आपके पास पॉजिटिव लॉजिक पल्स है या नेगेटिव लॉजिक पल्स है, वॉट एवर द फर्स्ट एज जो भी होगी, चाहे वो पॉजिटिव लॉजिक में चाहे वो नेगेटिव लॉजिक पे है, हम इसको हमेशा लीडिंग एज कहेंगे। और जो भी एज टाइम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा लेट आएगी, वी कॉल इट द ट्रेलिंग एज। तो इस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को बड़ा क्लियर रखिएगा। After that, we have another basic definition of pulse modulation. It is basically the process of transmitting the information using pulses. So हम pulse modulation को basically इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को यूजिंग pulses ट्रांसमिट कर सकते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू आप बेसिकली इंफॉर्मेशन pulses में कन्वर्ट करते हैं, वी कॉल इट पल्स मॉडुलेशन। सो इन पल्स मॉडुलेशन हम कोई भी एक पैरामीटर चेंज कर सकते हैं उसका, और जो पल्स के पैरामीटर हैं जनरली वो आपके पास 3 हैं। एक एम्पलीट्यूड है, वो दूसरा उसकी विड्थ है, और तीसरा उसकी पोजीशन है। इट इज़ अनलाइक दैट ऑफ जो हम पहले मॉडुलेशन कर रहे थे एनालॉग और डिजिटल मॉडुलेशन में, वहाँ पे एम्पलीट्यूड बेशक था लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी और साथ फेज था। बट पल्सेस के केस में हमारे पास जो 3 पैरामीटर्स हैं वो एम्पलीट्यूड है, विड्थ है और पोजीशन ऑफ द पल्स है। हम करते ही हैं कि जो भी इनपुट डाटा हमारा आ रहा है उस इनपुट डाटा के पर्सपेक्टिव से हम किसी भी पल्स के एम्पलीट्यूड को या विड्थ को या पोजीशन को चेंज करके हम अपना डाटा उसमें एम्बेड कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप ऑफ पैरामीटर जो हम यूज़ करेंगे, हम पल्स मॉडुलेशन की फर्दर सब ग्रुप्स अगर हम बात करें तो सबसे पहला है दैट इज़ पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, द अदर वन इज़ पल्स विड्थ मॉडुलेशन, द थर्ड वन इज़ पल्स पोजीशन मॉडुलेशन एंड फोर्थ वन इज़ पल्स कोड मॉडुलेशन। तो पल्स कोड मॉडुलेशन इसमें हम बड़ी डिटेल में हम देख चुके हैं। जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन में हमने प्रोसेस देखे थे वो उसमें पल्स कोड मॉडुलेशन भी थी, तो पीसीएम वेव फॉर्म और पीसीएम का पूरा प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, हम बेसिकली पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन को देखेंगे, पल्स विड्थ मॉडुलेशन को देखेंगे और पल्स पोजीशन मॉडुलेशन को देखेंगे। And all of these techniques basically encode the sampled signal values by varying a parameter of the pulses. तो यहाँ पे ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो आ रहा है वो बेसिकली सैम्पल्ड आ रहा है। तो इट इज़ नॉट प्योरली एनालॉग सिग्नल, इट इज़ नॉट अ प्योरली डिजिटल सिग्नल, बट इट इज़ सिंपली ए सैम्पल्ड सिग्नल। तो अभी तक हमने जो पहले से मॉडुलेशन की टेक्निक्स देखी थी उसमें सारी या तो एनालॉग थी या डिजिटल थी। इसका मतलब है कि या तो डाटा जो था हमारे पास ओरिजिनल डाटा था वो टाइम में भी कॉन्टीन्यूस था और एम्पलीट्यूड में भी कॉन्टीन्यूस था, और अगर हम डिजिटल डाटा की बात करें तो वो टाइम में भी डिस्क्रीट था और एम्पलीट्यूड में भी डिस्क्रीट था। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल आ रहा है दैट इज़ अ सैम्पल्ड सिग्नल। इसका मतलब है कि टाइम के पर्सपेक्टिव से ये सिग्नल डिस्क्रीट होगा लेकिन एम्पलीट्यूड के पर्सपेक्टिव से ये सिग्नल अभी भी कॉन्टीन्यूस है। तो ये चीज़ बड़ी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, पल्स विड्थ मॉडुलेशन, पल्स पोजीशन मॉडुलेशन जनरली हम जो अप्लाई करते हैं वो हम सैम्पल्ड सिग्नल पर अप्लाई करते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट टाइप ऑफ पल्स मॉडुलेशन दैट इज़ पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में हम करते ये हैं कि कोई सक्सेसिव सैम्पल्स, जो भी हम सैम्पल वैल्यू उठा रहे हैं उन सैम्पल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं अपनी पल्सेस के एम्पलीट्यूड को चेंज करने के लिए। तो एक चीज़ अगर लेन में रखें वो ये कि जब हम एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं तो बाकी उसकी पोजीशन और उसकी विड्थ, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम कांस्टेंट रखेंगे। द ओनली थिंग दैट विल बी वेरिंग इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स। तो और एक चीज़ और लेन में रखिएगा, यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इन पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन नो क्वांटाइजेशन ऑफ द सैम्पल वैल्यूज इज डन। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ सैम्पल्ड वैल्यूज उठाई हैं और सैम्पल्ड वैल्यू की बेस पे बेसिकली हमने अपनी पल्स का एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया। तो आपके सामने ये सिग्नल है, तो लेट्स से अगर मेरे पास ये सिग्नल वेरी कर रहा है, इट इज गोइंग पॉजिटिव एंड देन इट्स गोइंग नेगेटिव, और मैं इसको पल्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक पल्स ट्रेन पूरी जनरेट करूँगा एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की, उसका एक कांस्टेंट विड्थ होगी हर पल्स की, और मैं इन पैरामीटर्स को वेरी नहीं करूँगा। तो ओनली थिंग दैट विल बी वेरीड इज़ बेसिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पल्सेस, और वो एम्पलीट्यूड बेसिकली वो एम्पलीट्यूड होगा जो मेरे एक्चुअल सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर मेरे पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड लेट सपोज यहाँ पे ज़्यादा था तो यहाँ वाली पल्स की एम्पलीट्यूड को मैं ज़्यादा कर दूंगा, और सेम गोज़ ट्रू फॉर ऑल द पल्सेस। तो मैं पल्सेस का एम्पलीट्यूड बेसिकली एडजस्ट कर रहा हूँ इस वेव फॉर्म के हिसाब से। तो अगर आप ये देखें तो इट इज़ ऑल अगेन गोइंग लाइक दिस।
तो ओवरऑल जब आपके पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड है तो आपके पास स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड आ रहा है बेसिकली, और जब आपके पास पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो अब आपके पास हाईएस्ट एम्पलीट्यूड आ रहा है। एक चीज़ और ये ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पे पल्सेस जो दिखाई हैं उनकी विड्थ जो है बेसिकली कम दिखाई है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, द पल्सेस में ऑक्यूपाई द एंटायर टाइम बिटवीन द सैंपल बट प्रैक्टिकली द ड्यूरेशन ऑफ पल्सेस इज यूजुअली लिमिटेड टू फ्रैक्शन ऑफ टाइम बिटवीन द सक्सेसिव सैंपल्स। तो एक तरीका तो ये था कि मैं इसके एम्पलीट्यूड वेरी करूँ और उस वक्त तक उसके विड्थ को कंटिन्यू रखूँ जब तक मुझे नेक्स्ट सैंपल नहीं मिल जाता। लेकिन जनरली हम ये काम करते नहीं हैं, हम हमेशा जो है वो पल्स विड्थ को थोड़ा सा कम, इनफैक्ट काफ़ी कम रखते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जब डाटा रेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अगर हमारी पल्स शॉर्ट होगी तो हम एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिट कर सकेंगे, और अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिट करें इसका मतलब है हम डाटा रेट को इंक्रीज़ करें। तो इसलिए किया ही जाता है कभी भी सक्सेसिव सैंपल के दरमियान का जो टाइम है, कभी भी पल्स वेट तो उस पूरी की पूरी को यूटिलाइज़ नहीं करती बल्कि उसका कुछ फ्रैक्शन यूज़ करती है। उसकी वजह ये है कि हम मल्टीपल पल्सेस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो यही बेसिकली सारी की सारी चीज़ दोबारा डिपिक्ट हुई हुई है एनालॉग इनपुट के पर्सपेक्टिव से और दिस इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसको समझने के लिए बेसिकली अगर आप वापस जाएं अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन वाले प्रोसेस में, उसमें सेकंड प्रोसेस था सैम्पलिंग का, इट इज़ मोर और लेस समथिंग लाइक दैट कि हम वही काम कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन अब होगा ये कि हम बजाय ऐसे कि नेक्स्ट स्टेप पे क्वांटाइजेशन में जाने की बजाय हम इन पल्सेस को एज इट इज़ ही ट्रांसमिट करेंगे। और जनरली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो यूज़ होती है वो टेलीफोन मॉडेम्स में यूज़ होती है और एथरनेट का जो स्टैंडर्ड है उसमें हम यूज़ करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। देन वी हैव गॉट द सेकंड टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन दैट इज़ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसको एक और नाम भी दिया जाता है दैट इज़ पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन। इसमें बेसिकली पल्सेस का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, पल्सेस की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, द ओनली थिंग दैट विल बी वेरीड इज़ द विड्थ ऑफ द पल्स। तो जैसे जैसे मैं एम्पलीट्यूड मेरा इंक्रीज़ करता जाएगा वो एम्पलीट्यूड बेसिकली मेरी पल्स विड्थ को इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जब मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उस वक्त मेरी पल्स विड्थ भी मैक्सिमम होगी। इसलिए जब मेरा मिनिमम एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा वहाँ पे मेरी पल्स विड्थ मिनिमम होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से हम बेसिकली टाइम ड्यूरेशन, अगर मैं सारी चीज़ को अगर मैं डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, द टाइम ड्यूरेशन और द विड्थ ऑफ द पल्स इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द सैम्पल्ड वैल्यू। तो मैं सैम्पल्ड वैल्यू कोई एक वैल्यू उठाऊंगा और सैम्पल वैल्यू के हिसाब से अपनी पल्स विड्थ को एडजस्ट कर लूँगा। अब अगेन एक चीज़ आप और अगर देख सकते हैं कि पल्स की विड्थ को फिक्स करने के लिए, चेंज करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि हम फिक्स लीडिंग एज, हम लीडिंग एज को फिक्स कर दें और उसके पर्सपेक्टिव से वेरी करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ट्रेलिंग एज को फिक्स कर दूं और उसके पर्सपेक्टिव से वेरी करूं। और तीसरा ये है कि पल्स सेंटर को फिक्स कर दूं और दोनों साइडों पे बेसिकली अपनी पल्स की विड्थ को वेरी करूं डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल वैल्यू। द थर्ड टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन इज़ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और इसमें बेसिकली सैम्पल वैल्यू की बेस पे हम पल्स की पोजीशन को चेंज करते हैं। इसका मतलब है कि पल्स एम्पलीट्यूड यहाँ कांस्टेंट रहेगा, पल्स विड्थ कांस्टेंट रहेगी, द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द पल्स पोजीशन। तो मैं हायर सैम्पल वैल्यू के लिए पल्स को एक टाइम पे प्लेस करूँगा और मिनिमम सैम्पल वैल्यू के लिए पल्स को दूसरी जगह पे प्लेस करूँगा, और इन बिटवीन जितनी वैल्यूज होंगी उनको कॉरस्पॉन्डिंग में बेसिकली पल्स की पोजीशन को चेंज करूँगा। तो होगा ये कि जब रिसीवर पे मुझे पल्स रिसीव होगी तो मैं बजाय उसका एम्पलीट्यूड देखने या उसका विड्थ देखने का मैं ये देखूँगा मुझे टाइम किस पोजीशन में मुझे वो रिसीव हो रही है। तो पोजीशन और अकरेंस ऑफ पल्स इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट इन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और जनरली ये हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। ओके, ये तो टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन थी। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सर्टेन बेसिक्स ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन, जो अभी हमने मोर लेस तकरीबन काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो मूविंग ऑन टू फिल्टरिंग एंड बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स। सो कम्युनिकेशन में जो फिल्टर्स हैं वो बहुत एक्सेसिवली यूज़ होते हैं। ये डेफिनेटली आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपको लो पास, हाई पास, बैंड पास, हर तरह का फ़िल्टर चाहिए होगा। तो फिल्टरिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बैंडविड्थ को कंपेयर करें तो हमारे सामने ये दो डायग्राम्स हैं, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी।
सो लेट्स से मेरे पास एक सिग्नल है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से डिपेक्ट हुआ है। सो आई हैव अ सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ ये है, और मैं इस सिग्नल को फिल्टर करना चाहता हूँ यूजिंग अ फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एफ, जो कि शोन है आपके पास सामने डायग्राम में। तो अब अगर इनपुट सिग्नल ये है और फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन ये है, तो आउटपुट की जो शेप होगी इट विल बी मोर और लेस लाइक द इनपुट सिग्नल। ये ज़रूर डिपेंड करेगा कि मेरे पास ये फिल्टर एक्टिव फिल्टर है या पैसिव फिल्टर है, क्योंकि अगर एक्टिव फिल्टर होगा तो डेफिनेटली उसके साथ कुछ ना कुछ गेन भी एसोसिएटेड होगी। सो एच ऑफ एफ अगर मैं इसके थ्रू पास करूँगा तो अगेन आउटपुट ये पूरी की पूरी, क्योंकि अगर आप देखें, और ऑल दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप जनरली देखें विजुअली इस सिग्नल की बैंडविड्थ कम है और फिल्टर की बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा सिग्नल इसके थ्रू पास हो सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं और मुझे एक्स ऑफ एफ कुछ इस तरह गिवन हो जो आपके सामने है, और अगर आप विजुअली कंपेयर करें तो जो केस ए था वहाँ पे हमारे पास बैंडविड्थ थोड़ी कम थी और यहाँ पे बैंडविड्थ थोड़ी ज़्यादा है सिग्नल की, इनपुट सिग्नल की। ऑन द अदर हैंड फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन जो था पार्ट ए में हमारे पास काफ़ी ब्रॉड था, लेकिन पार्ट बी में बेसिकली हमारे पास काफ़ी नैरो है। तो अगर मैं एक नैरो फिल्टर से एक इनपुट सिग्नल को पास करता हूँ जिसका स्पेक्ट्रम काफ़ी ब्रॉड है, तो आउटपुट पे मुझे सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि बेसिकली मेरे इस फिल्टर के, इस नैरो फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन के अंदर होंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास इनपुट सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है और आपके फिल्टर की बैंडविड्थ क्या है, और सेम गोज ट्रू फॉर बोथ दीज केसेस। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और है, वो चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये तो फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन आपको बताएगा, तो जनरली हमारे यहाँ लेन में कॉन्सेप्ट होता है दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फिल्टर जो कि हम खुद डिज़ाइन करते हैं। बट इट विल बी वेरी क्लियर इन द फ्यूचर। अभी रिसेंट लेक्चर्स में एक चीज़ और डिस्कस होगी इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में। हम जब भी चैनल को मॉडल करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल को, तो उस चैनल को हमेशा हम एज अ फिल्टर मॉडल करते हैं। तो आप ये आर्गूमेंट ज़रूर दे सकते हैं कि ये फ़िल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन, अगर तो मैंने फ़िल्टर खुद बनाया हुआ है तो ये सारा का सारा ट्रांसफ़र फंक्शन मेरे कंट्रोल में, मैं इसको ऑल्टर कर सकता हूँ विद गिवन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। बट अगर ये फ़िल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन डिपेक्ट कर रहा है किसी भी एक चैनल मॉडल को या एक चैनल को, तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा डेफिनेटली। तो अगर मेरे पास कोई वाइड बैंड चैनल है जिसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा तो उस पर भी मेरा कंट्रोल नहीं है, और अगर मेरे पे कोई नैरो बैंड चैनल है तो उस पर भी मेरा कंट्रोल नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास चैनल ऐसा होता है कि वो एक वाइड बैंड फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा होता है, उसमें सिग्नल पूरे का पूरा पास थ्रू से सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पास हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स कई सिचुएशन में चैनल हमारे पास एक नैरो बैंड फिल्टर की तरह एक्ट कर रहा होता है, और अगर हमारे पास सिग्नल इस तरह का है और हम उसको इस नैरो बैंड फिल्टर वाले टाइप के चैनल से बेसिकली पास कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट पे कभी भी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलेंगी। इस सिग्नल की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज कट आउट हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो चैनल कितना नैरो और उसकी ये सारी की सारी सिचुएशन, डिवीजन या फ्रीक्वेंसी का स्प्रेड किस तरह से है। ओके, एक और चीज़, बेस बैंड और पास बैंड का हम ऑलरेडी बेसिक डेफिनेशन देख चुके हैं। बेस बैंड सिग्नल वो हैं जो बिल्कुल क्लोज टू 0 हर्ट्ज होते हैं, और पास बैंड सिग्नल वो हैं जिनको हम मॉड्यूलेट करके हायर फ्रीक्वेंसीज पे लेके जाते हैं शिफ्ट करके, बिकॉज वी वांट टू ट्रांसमिट दो सिग्नल्स इन द पास बैंड। तो हम यहाँ पे बेस बैंड और पास बैंड बैंडविड्थ की अगर बात करूँ, तो जब भी हम बेस बैंड की बैंडविड्थ लेते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव या 0 से लेके FM तक जो वन साइडेड बेसिकली बैंडविड्थ को बेस बैंड में बैंडविड्थ कंसिडर करते हैं। क्योंकि बेसिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। तो इस पर्सपेक्टिव से इसकी पीछे भी और लंबी चौड़ी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन और लॉजिक है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट के बेस बैंड बैंडविड्थ हमेशा हम सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज पर ही लेते हैं, विच मीन 0 से लेके FM तक जाएंगे। लेकिन जब हम पास बैंड की बात करते हैं तो हम बेसिकली दोनों साइड्स की बैंडविड्थ लेते हैं, बेसिकली FC-FM और FC+FM के दरमियान, क्योंकि ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो ये FC+FM होगा और FC-
FM होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से जब हम पास बैंड में बैंडविड्थ कंसिडर करेंगे तो FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM तक पूरी की पूरी बैंडविड्थ को कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं तो बेसिकली बेस बैंड की बैंडविड्थ को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पास बैंड की बैंडविड्थ मिल जाएगी, विच मीन्स bandwidth in pass band is exactly double the bandwidth defined in base band। तो इस पर्सपेक्टिव से ये डिफ्रेंसिएशन थोड़ी सी लाजमी आपने रखनी है ज़हन में। देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड लिमिटेड एंड टाइम लिमिटेड सिग्नल्स। तो अभी तक हम जितने भी सिग्नल देखते हैं, फिल्टर देखते आए हैं, उसमें हम ये कहते थे कि जी हमारे पास सिग्नल है, उसकी बैंडविड्थ जो है वो लेट सपोज F1 से लेके F2 तक हमारे पास उसकी बैंडविड्थ है, विच मीन कि हम ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि हमारे पास जो भी सिग्नल है वो स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल है। जब मैं स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस पॉइंट से लेट सपोज F1 से पहले और F2 के बाद, लेट सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, F1 से पहले और F2 के बाद सिग्नल की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल के जो बैंड विड्थ या जो बैंड हमने डिफाइन कर दिया उस बैंड विड्थ से बाद सिग्नल की पावर, सिग्नल का एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अगर हमने एक बैंड लिमिटेड सिग्नल जनरेट करना है तो उसके पर्सपेक्टिव से हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन सिग्नल, टाइम डोमेन काउंटर पार्ट जो होगा, उस टाइम डोमेन काउंटर पार्ट को फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रखना होगा, विच मीन्स अगर मैं समराइज़ करूँ तो स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वो फ्रीक्वेंसी में लिमिट है, क्योंकि ये हमें पता है कि हम किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कट करें तो वो टाइम डोमेन में एक्सपेंड होगा। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल की बात कर रहा हूँ जिसको मैं F1 और F2 के दरमियान लिमिट करना चाह रहा हूँ, तो वो हमेशा उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होगी टाइम डोमेन के पर्सपेक्टिव से कि आई वुड नीड टू हैव x1 ऑफ t जो कि उसका टाइम डोमेन काउंटर पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड गोल अप टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ इन प्रैक्टिस अगर आप देखें तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं x1 ऑफ t ऐसा जनरेट करूं जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाए। तो इसका ये मतलब है कि इन प्रैक्टिस आपके पास स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टाइम को माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करने का कोई तरीका नहीं है। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। So if I give the statement that strictly band limited signals are not possible practically, तो इसका मतलब है कि हम band limited signals नहीं बना सकते। On the other hand, अगर मैं आ जाऊँ, अगर फिगर C को अगर आप देखें, मेरे पास x2 ऑफ t और इसका corresponding frequency domain जो है that is x2 ऑफ f है, तो मेरे लिए ये I would like to call this time limited signal। तो लेट्स से मेरे पास T1 से सिग्नल शुरू हो रहा है यहाँ से और T2 तक जा रहा है, तो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं कोई भी सिग्नल T1 से शुरू करूँ और उसको T1 पे ख़त्म कर दूँ। लैब में हम ये करते हैं बहुत दफ़ा कि आप कोई भी सिग्नल एट टाइम T1 शुरू कर सकते हैं, वो अपना कोर्स पूरा करें और T2 पे आप बेसिकली आके उसको ख़त्म कर देते। तो वी कॉल दीज काइंड ऑफ सिग्नल एज टाइम लिमिटेड सिग्नल। यहाँ पे हमने कहा था ये जो ऊपर आपके पास डायग्राम B है इसको हमने बैंड लिमिटेड कहा था, बट दिस इज़ नॉट बैंड लिमिटेड बट दिस इज टाइम लिमिटेड, क्योंकि हम टाइम डोमेन में इसका टाइम लिमिट कर रहे हैं। इसको हम बैंड लिमिट इसलिए कर रहे हैं, बैंड लिमिटेड इसलिए कह रहे थे कि हम इसका बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड बेसिकली लिमिट कर रहे हैं। सो x2 ऑफ t जो है टाइम डोमेन में अगर मैं उसको T1 और T2 के दरमियान कंटेन करता हूँ तो दैट इज़ बेसिकली टाइम लिमिटेड सिग्नल। और टाइम लिमिटेड सिग्नल को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाऊँगा तो डेफिनेटली आई वुड नीड टू हैव अ सिग्नल जो कि स्टार्ट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से और इट गोज ऑन टू प्लस इन्फिनिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो प्रैक्टिकली ये भी फ्रीक्वेंसीज के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट टाइम लिमिटेड सिग्नल चूँकि हम प्रैक्टिकली जनरेट कर सकते हैं और ये काम करता है हमारे लिए, इसलिए हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर नहीं भी जा रहा तो उसका एटलीस्ट मैग्नीट्यूड इतना कम हो जाएगा कि हम उसको तकरीबन ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये डिफ्रेंशिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बैंड लिमिटेड और टाइम लिमिटेड सिग्नल के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इन प्रिंसिपल जो बैंड लिमिटेड सिग्नल हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं इन थ्योरी। प्रैक्टिकली बैंड लिमिटेड सिग्नल पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह यह है कि उनका जो टाइम डोमेन काउंटर पार्ट है, टू अचीव बैंड लिमिटेड सिग्नल वी नीड टू हैव अ टाइम डोमेन सिग्नल, टाइम डोमेन काउंटर पार्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड गोज अप टू
पॉजिटिव इन्फिनिटी। जबकि दूसरी तरफ टाइम लिमिटेड सिग्नल में हम T1 और T2 के दरमियान जो लिमिट करेंगे सिग्नल, उसको हम टाइम लिमिटेड सिग्नल कहते हैं। प्रैक्टिकली हम ये वाला सिग्नल ही यूज़ कर रहे होते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थ्योरेटिकली एक्सटेंड करती है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सटेंड वो भी नहीं करती, लेकिन ये काम एटलीस्ट कर देगा हमारा कि हम टाइम लिमिट में इसको प्रैक्टिकली अचीव करना बड़ा आसान है। या कंपेयर टू बैंड लिमिटेड सिग्नल के साथ हमारे वो मसले मसाइल नहीं हैं जो बैंड लिमिटेड सिग्नल के साथ आ रहे थे। ओके जी, विद दिस थिंग अभी तक हम बैंड विड्थ की बात तो करते हैं और बड़े सुकून से कहते हैं कि जी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के दरमियान का जो गैप है मैं उसको बैंड विड्थ कहूँगा अपनी। बट देयर इज़ अ बैंड विड्थ डायलेमा कि आपके पास लेट सपोज एक सिग्नल है और उस सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की शेप आपके सामने है। अगर आप डिटेल में देखें तो बेसिकली ये सिंक फंक्शन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये हमने इसलिए लिया है कि अगर आपके ज़हन में हो फ्रॉम सिग्नल सिस्टम, अगर मैं टाइम डोमेन में पल्स ले रहा हूँ या बॉक्स सिग्नल ले रहा हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो ग्राफ बनता है दैट इज़ बेसिकली सिंक फंक्शन। और अगर मैं उस सिंक फंक्शन को बेसिकली स्केयर कर दूँ तो बेसिकली दैट स्केयर इज़ बेसिकली कि मैं उसके एम्पलीट्यूड को स्केयर कर दूँ। दैट इज़ वाई अगर आप इस पूरे सिग्नल को देखें तो यहाँ पे नेगेटिव पीक्स नहीं है। सिंक फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो उसकी नेगेटिव पीक्स भी होती हैं, लेकिन चूंकि आपने स्केयर किया तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज़ बन गई हैं। और हमारे पास सामने जो ग्राफ बना हुआ बेसिकली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का ग्राफ है। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज़ बेसिकली क्वांटिटी जो हमें ये बताती है कि टोटल मेरे पास किसी भी सिग्नल की पावर फ्रीक्वेंसीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली Gx ऑफ f बेसिकली पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द सिग्नल, जो टाइम डोमेन में बेसिकली एक पल्स सिग्नल या बॉक्स सिग्नल होगा। तो अब अगर मैं आपको ये आइडियली बात करूं तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये सिग्नल जाता है। तो अब अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे इस सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट करके बताएं तो आपके पास जो पहला और बड़ा सिंपल आंसर होना चाहिए वो आंसर है कि आपके पास इसकी बैंडविड्थ जो है वो इनफाइनाइट है, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें तो बेसिकली f इज़ द एब्सोल्यूट बैंडविड्थ जो आइडियली एग्जिस्ट करती है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ मेरे पास इन्फिनिटी हो। तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ मेरे लिए काम भी नहीं करेगी और मैं उसको यूज़ भी नहीं करना चाहता। तो इसकी बेसिस पे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन ली, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हम बैंडविड्थ की वो देखेंगे। सो ए इज़ द हाफ पावर बैंडविड्थ। सो लेट्स से मेरे पास एक पूरे का पूरा सिग्नल है, उस सिग्नल की मैं हाफ पावर बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो ये इज़ द हाफ पावर बैंडविड्थ विच मीन्स कि अगर मैं सिग्नल की पावर कैलकुलेट करूँ पीक वैल्यू पे और मैं फिर कैलकुलेट करूँ कि मेरे पास इस सिग्नल की वैल्यू पावर की टर्म में हाफ रह गई है, तो वो दो पॉइंट जहाँ पे इस पीक वैल्यू से हाफ वैल्यू पे आ गए हैं दैट वुड बी नोन एज हाफ पावर बैंडविड्थ। अगर मैं लीनियर स्केल में देखूँ तो पीक पावर को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ये वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी, लेकिन अगर मैं डीबी स्केल्स की बात करूँ तो जो पीक वैल्यू अगर मेरे पास डीबी स्केल में डिफाइंड है तो मैं उसमें 3 dB माइनस करूँगा तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज हाफ पावर बैंडविड्थ। तो दैट इज़ वाई समटाइम्स हाफ पावर बैंडविड्थ को हम 3 dB बैंडविड्थ भी कहते हैं, -3 dB बैंडविड्थ, विच मीन कि आपकी पावर हाफ है। जस्ट टू गिव यू अ हिंट, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर लीनियर स्केल में वैल्यू पीक वैल्यू को अगर आप हाफ करेंगे तो हाफ वैल्यू आपको बेसिकली डिवाइड बाय 2 करने से मिलेगी, लेकिन अगर डीबी स्केल में आप डिवाइड बाय 2 नहीं करते हो, डीबी स्केल में आप हमेशा -3 dB करते हो अगर आपने हाफ पावर निकालनी है, तो डीबी स्केल में हम बेसिकली -3 dB बैंडविड्थ करेंगे। देन वी हैव गॉट द नॉइज इक्विवेलेंट बैंडविड्थ। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम यूज़ होती है बेसिकली ए बी एंड सी। दिस इज सो बी इज़ नॉइज इक्विवेलेंट बैंडविड्थ, ये बेसिकली एम्पलीफायर के लिए ज़्यादा डिफाइन होती है, इसलिए हम इसको इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। तो वील मूव ऑन टू द थर्ड वन दैट इज़ सी, इट इज़ नल टू नल बैंडविड्थ। तो अगर आपके पास सिग्नल ये है और इसकी मेन स्पेक्ट्रल लोब यहाँ पे आगे टच कर रही है, एट दिस पॉइंट 0 को टच कर रही है और एट दिस पॉइंट 0 को टच कर रही है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो गैप है आई वुड लाइक टू कॉल दैट नल टू नल बैंडविड्थ। So null to null bandwidth is the bandwidth where your main spectral lobe touches
0 डिग्री, ज़ीरो पावर के पर्सपेक्टिव से ज़ीरो को टच करेगी, ज़ीरो एक्सेस को जब फर्स्ट टाइम टच करेगी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो गैप है, आई वुड लाइक टू कॉल दैट नल टू नल बैंडविड्थ. Then we have got the fractional power containment bandwidth that is defined as D. Fractional power containment bandwidth की definition ये है कि वो दो points, let's suppose F1 और F2, जिन दो के दरमियान 99% पावर ऑफ सिग्नल मेरी एग्जिस्ट करे. तो अगर मेरे पास 99% पावर F1 से F2 के दरमियान है, तो आई वुड कॉल दैट फ्रैक्शनल पावर कंटेनमेंट बैंडविड्थ. जो बाकी का 1% बचेगा वो 0.5% ऊपर जाएगा और 0.5% नीचे आएगा. तो फ्रैक्शनल पावर कंटेनमेंट बैंडविड्थ इज द बैंडविड्थ डिफाइंड बाय 2 points दैट contains 99% of the power of your signal. Then we have got the last definition, that is bounded power spectral density bandwidth. Let's say we call के हमारे पास जो भी पीक वैल्यू है उस पीक वैल्यू से 35 dB नीचे आ जाए. तो जिन दो पॉइंट्स में मुझे 35 dB नीचे पावर मिल जाएगी, आई वुड लाइक टू कॉल दैट बाउंडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बैंडविड्थ. समटाइम्स 35 dB होता है, समटाइम्स 50 dB हो सकता है, 6 dB हो सकता है, 70 dB भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि सिग्नल किस टाइप के और रिक्वायरमेंट किस तरह की है. तो ओवरऑल बेसिकली बाउंडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बैंडविड्थ है कि आपको एक सर्टन अमाउंट दे दी जाती है कि पीक वैल्यू से, जो सेंटर में आपकी पीक वैल्यू है, इस पीक वैल्यू से 35 dB नीचे आ जाए, जहाँ पे आपकी पावर 35 dB नीचे आ गई है, 50 dB नीचे आ गई है, 70 dB नीचे आ गई है, दैट इज नोन एज बाउंडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बैंडविड्थ. सो द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर इज कि हमारे पास इतनी डेफिनेशन है बैंडविड्थ की, इनमें से यूज़ कौन सी होगी. तो डिपेंड्स कि हम किस तरह के सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे पास ट्रांसमीटर किस टाइप का है, रिसीवर किस टाइप का है और चैनल किस टाइप का है. तो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स हम इनमें से कई जो डेफिनेशन है, कोई एक डेफिनेशन चूज़ कर लेते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके पास नल टू नल बैंडविड्थ है, ये सिर्फ उन केसेस में डिफाइन है जहाँ पे आपकी मेन स्पेक्ट्रल लो प्रॉपर्ली डिफाइंड है. बट देयर आर सर्टेन सिग्नल जहाँ पे मेन स्पेक्ट्रल लो प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं होती. तो जहाँ मेन स्पेक्ट्रल लो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, वहाँ पे नल टू नल बैंडविड्थ डिफाइन नहीं की जा सकती.